हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने देखा कि जियोंग खड़ी होकर चिल्लाने लगती है कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ देखिए। खिलगम जल्दी से जियोंग के मुंह पर हाथ रखती है और उसे चुप करवाती है। जियोंग उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो खिलगम कहती है कि जियोंग उस तरफ दोबारा देखती है तो वहाँ पर वो लड़कियों को बांध कर लेकर जा रहे होते हैं। तो जियोंग कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि ये लोग जियोंग के लिए लेकर जा रहे हैं। खिलगम कहती है कि हाँ, ये लोग जियोंग के लिए लेकर जा रहे हैं। अगर हम इनको दिख गए तो हम भी फंस जाएंगे, इसलिए जो मैं कह रही हूँ वही करें। मैं इतने दिनों से इनसे बचती हुई आ रही हूँ, अब मैं ऐसे फंस नहीं सकती। इतने में वहाँ पर एक सिपाही आता और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर हमें दिखाते हैं कि महाराज के सिपाही उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। तो जियोंग चिल्लाने लगती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये क्राइम है। तो खिलगम कहती है कि आप ऐसा ना करेंगे, ये लोग हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो जियोंग कहती है कि फिर क्या मैं इनके चुपचाप जुल्म सहती रहूं, और आखिर ये जगह है कौन सी। तो खिलगम कहती है कि हम राज्यपाल के कैद खाने में हैं और हमें यहाँ पर शियोंग की वजह से कैद किया गया है। तो जियोंग कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इतने में पीछे से एक औरत बोलने लगती है और कहती है कि चुप करो, तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ कैद हो, हम भी यहाँ पर जबरदस्ती ही लाई गई हैं। तो दूसरी औरत कहती है कि अब तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगी, और हम लोगों की वजह से तुम दोनों को भी कैद किया गया है। तो जियोंग कहने लगती है कि ये नहीं हो सकता। जियोंग सच में होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो खिलगम कहती है कि आप ऐसा क्यों बोल रही है कि जैसे आपको इस बारे में पता ही नहीं। फिर जियोंग वहाँ के तारे को देखती है और कहती है कि ये जेल तो किसी पुराने गांव की तरह लग रही है। और फिर सब औरतों के कपड़े देखती है और कहती है कि इन औरतों ने कपड़े भी पुराने जमाने के पहने हैं। तो क्या मैं सच में जोशियों निरा में आ गई हूँ। तो खिलगम कहती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, आप थोड़ी हिम्मत रखिए, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो आप ज्यादा फिक्र ना करें। तो जियोंग कहती है कि फिर हम सच में जोशियों निरा में हैं। खिलगम कहती है कि हाँ, मैं ये बात आपको कितनी बार बताऊं। तो जियोंग फिर से खड़ी होती है और चिल्लाने लगती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सिपाही आते हैं तो ये कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं किसी और दुनिया से आई हूँ, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। तो सिपाही जेल के अंदर आते हैं और जियोंग और खिलगम को बांध देते हैं। फिर जियोंग बैठ के सोच रही होती है कि इसका मतलब है कि मैंने सच में टाइम ट्रेवल कर लिया है, लेकिन ये सब कुछ तो फैंटेसी नॉवल में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जियोंग याद करने लगती है कि जब उसने कंपटीशन जीता था और सुबह खुशी खुशी वो अपने डैड से बात कर रही थी। फिर जियोंग सोचती है कि अगर सच में ये जोशी हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो इंसान जो कुछ कह रहा था वो सच था। फिर महाराज उन्हीं के साथ की हुई सारी बदतमीजियां जियोंग को याद आती हैं और फिर सोचती है कि क्या सच में वही राजा उन्हीं है, और अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, यहाँ से निकल कर अपने घर का रास्ता ढूंढना होगा। इतने में वहाँ पर सिपाही आ जाता है और कहते हैं कि चलो तुम सब यहाँ से बाहर निकलो। खिलगम पूछती है कि तुम लोग हमें कहाँ लेकर जा रहे हो, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देते। फिर हमें वहाँ के राज्यपाल को दिखाते हैं, वो सभी लड़कियों को देख रहे होते हैं, उनकी खूबसूरती देखते हैं और उनसे उनकी उम्र पूछते हैं। तो जियोंग कहती है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। तो खिलगम कहती है कि शायद ये लड़कियों को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, लगता है कि शोंगसा करीब है। तो जियोंग कहती है कि क्या इसका मतलब है कि मैं भी तुम्हारे महाराज की सगी बन सकती हूँ। तो खिलगम कहती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, पकड़ी गई लड़कियों में से महाराज को जो लड़की पसंद आती है वो उनकी सगी बन सकती है। तो जियोंग कहती है कि मैं पागल हो जाऊंगी, ये मैं कहाँ फंस गई। तो खिलगम कहती है कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि यहाँ पर पकड़ी गई सारी लड़कियां बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। तो जियोंग कहती है कि नहीं खिलगम, तुम बात को समझ नहीं रही हो, मैं यहाँ से नहीं हूँ। तो खिलगम कहती है कि अगर आप यहाँ की नहीं है तो क्या फिर भी आप शियोंग से बच सकती हैं। जियोंग कहती है कि नहीं खिलगम, तुम समझ नहीं रही हो। इतने में उन दोनों की बारी आ जाती है। राज्यपाल का सिपाही कहता है कि तुम दोनों वहाँ पर क्या करी हो, आगे आओ। फिर वो सिपाही जियोंग को कैंची आगे लाता है। राज्यपाल का मुखिया जियोंग से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो जियोंग कहती है कि 27 साल। तो जियोंग लड़कियों की साइड को जाने लगती है। इतने में ही सोंगजी कहता है कि नहीं, तुम दूसरी तरफ जाओ, तुम्हारी जवानी अब ढल चुकी है। फिर खिलगम की बारी आती है और अपनी गंदी सी शक्ल बनाती है और कहती है कि मैं पूरे 30 साल की हूँ। तो सोंगजी का सिपाही कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे तो दिख रहा है कि तुम कोई 17 साल की हो। तो खिलगम कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझे 28 का समझ लो। फिर सोंगजी खिलगम को बाई जानिब जाने का कहता है जहाँ पर औरतें खड़ी होती हैं। तो खिलगम खुशी खुशी वहाँ चली जाती है और जियोंग के साथ जाकर खुश होती है। जियोंग कहती है कि वैसे दिल को खुशी तो हुई है, लेकिन कहीं हमने अपनी इंसल्ट तो नहीं करवा ली। फिर सोंगजी का सिपाही कहता है कि राइट साइड वाली लड़कियां जाके अपने आप को तैयार करें और लेफ्ट साइड वाली लड़कियां
जाके बावर्ची खाने में खाना बनाएं। फिर हमें महाराज और उनके सिपाहियों को दिखाया जाता है। महाराज के सिपाहियों को जियोंग का हेयर क्लिप मिलता है तो वॉरियर लू उससे लेकर महाराज के पास आता है। महाराज को याद आता है कि ये जियोंग का है तो वो वॉरियर लू से पूछते हैं कि क्या इसके अलावा और कोई निशान मिला। तो वो कहते हैं कि यहाँ से हमें सिपाही गुजरने के निशानात मिले हैं। उन्हें भी राज्यपाल के कैद खाने में ले जाया गया है। तो यही हंसता है और कहता है कि खुद कैद खाने में आ गई और फिर अपने सिपाहियों से कहता है कि अब वहीं चलो। जियोंग फिर वहाँ के बावर्ची खाने में आती है और कहती है ये जगह तो बिल्कुल वैसे है जैसे टीवी सीरीज में होती है। तो जियोंग वहाँ से अच्छी क्वालिटी की और प्योर चीजों को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। जियोंग सारी बावर्ची खाने में घूमते हुए वहाँ की चीजों को देखती है। फिर उनके पास एक औरत आती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को कब से देख रही हूँ, तुम दोनों बस बातें कर रही हो, यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, चलो अपने काम पर लगो। तो खिलखिम कहती है कि हाँ हम कर रहे हैं। फिर सोचने लगती है कि कहाँ से शुरू करें। तो जियोंग कहती है कि देखो खिलखिम, खाना बनाना कोई 2 मिनट का काम नहीं होता। फिर वो एक औरत के पास आती है और कहती है कि आप ये क्या बना रही हैं। तो वो कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, ये देखो समुद्री घास का शोरबा कितना ज्यादा चमक रहा है। फिर वो दो एक साथ बैठी हुई औरतों के पास आती है जो मूली काट रही होती है। जियोंग उनसे पूछती है कि आप ये क्यों काट रही हैं। तो वो कहती है कि हम इसका शोरबा बनाने के लिए काट रही हैं। तो जियोंग कहती है कि क्या वहाँ पर वो औरत पहले से ही समुद्री घास का शोरबा बना रही है। फिर वहाँ बैठी हुई वो सभी औरतों से पूछती है कि आप मुझे बता सकती हैं कि आप ये सब कुछ किसके कहने पर बना रही हैं। तो वो कहती है कि हम तो अपनी मर्जी से बना रही हैं, यहाँ की बावर्चन कल रात ही भाग गई। तो जियोंग कहती है कि वो क्यों भाग गई। तो कहती है कि हमें नहीं पता। तो एक औरत आती है और कहती है कि तुम कब से बातें कर रही हो, कोई खाना ही बना लो। तो जियोंग कहती है कि खाना बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने खाना किसके लिए बनाना है। तो क्या किसी को यहाँ पर कुछ पता है। तो उनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता। फिर जियोंग किचन में जाती है और जाकर देखती है कि वहाँ पर क्या क्या मौजूद है। खिजिम कहती है कि यहाँ पर सामान तो कम है लेकिन जो कुछ भी है वो सब कुछ ताज़ा है। जियोंग कहती है कि लगता है कि लोगों ने तैयारी पूरी की थी लेकिन कोई इनका सामान लेकर भाग गया है। फिर वहाँ पर मुखिया राज्यपाल का सिपाही आता है जो कहता है कि सबको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है लेकिन करनी तो पड़ेगी। आज यहाँ पर कुछ खास मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए अच्छा खाना बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने उन्हें मजेदार खाना ना खिलाया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो इसलिए फिर अब आप लोगों को जो भी बनाना है उसे पूरी जी जान से बनाना है। तो औरतें कहती हैं कि ये क्या बात हुई, ये तो अत्याचार हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक सोया चटनी के अलावा और कुछ नहीं बनाया, मैं भला शाही खाना कैसे बना सकती हूँ। तो जियोंग उसे कहती है कि सुनिए मिस्टर, माफ करना लेकिन क्या ये सारा काम करना हमारा जरूरी है। तो सिपाही कहता है कि हाँ तो फिर तुम्हें जियोंग से छुटकारा भी तो मिला ना। तो जियोंग कहती है कि फिर तो हमें घर भेज देना चाहिए ना। तो सभी औरतें बोलने लगती है कि हाँ हाँ हमें घर भेजो। तो राज्यपाल का सिपाही कहता है कि नहीं, अगर तुम लोग एक दफा यहाँ पर आ गई तो राज्यपाल की इजाजत के बिना तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकती। तो जियोंग कहती है कि क्यों, हमने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। तो राज्यपाल का सिपाही कहता है कि अब अपना मुंह बंद करो और काम पर ध्यान दो, 2-4 कोड़े बरसाऊंगा फिर काम करोगी क्या तुम। तो किलकिम कहती है कि बस करो अब तुम और कुछ भी मत बोलना। तो जियोंग कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अगर हमने मजेदार खाना बना दिया तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे। तो वो सिपाही कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुमने अच्छा खाना बनाया तो जियोंग कहती है कि चलो ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो लोग आ रहे हैं उनकी उम्र कितनी है और उन्हें किस तरह का खाना पसंद है, मांस या मछलियाँ और कुछ ऐसा जो वो नहीं खाते। तो वो कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, हाँ चलो ज्यादा ज्ञान मत बांटो और काम करो। तो जाने लगता है तो जियोंग उसे पकड़ती है और कहती है कि सुनिए, खाना बनाना कोई आम काम नहीं है, कोई भी ऐसे ही उठ के खाना नहीं बना सकता है। तो सिपाही कहता है कि अच्छा फिर मैं वो पता करूँ जो तुमने पूछा है, दिमाग खराब है तुम्हारा। तो जियोंग कहती है कि तुमने खुद ही तो कहा ना कि वो खास मेहमान है, अब क्या उनके लिए हम कुछ भी बना दे, और खाना हमेशा दिल से बनाया जाता है। इतने में ही वहाँ पर राज्यपाल आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कौन हो तुम। जियोंग कहती है कि वैसे तो मैं यहाँ की नहीं हूँ लेकिन मैं एक शेफ यानी कि बावर्चन हूँ और ये जाने बिना कि मेहमान कौन है हम उनकी पसंद का खाना नहीं बना सकेंगे। तो राज्यपाल कहते हैं कि तुम काफी बेबाक लड़की लगती हो। राज्यपाल का सिपाही कहता है कि हमारे महाराज के सामने तुम ज्यादा बहाने मत बनाओ। तो जियोंग कहती है कि ये बहाना नहीं है, इस रसोई में वो जो जितनी भी औरतें हैं वो सारी नहीं है और हमारे पास ज्यादा खाने का सामान भी नहीं बचा है। तो फिर बताइए, अगर हमसे कोई गलती होगी तो फिर क्या होगा, और आप भी नहीं ना चाहेंगे कि हमसे कोई गलती हो। तो राज्यपाल कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, तो बताओ फिर तुम्हें क्या जानना है। तो जियोंग कहती है कि उनकी पसंद, उम्र, पेशा, मुझे बस ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए। राज्यपाल कहते हैं अगर मैं तुम्हें ये सब कुछ बता दूं तो क्या तुम बचे हुए वक्त में अच्छा खाना बना लोगी। तो जियोंग कहती है कि इसका फैसला तो आने वाले मेहमान ही करेंगे लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। राज्यपाल कहता है कि जितना सामान यहाँ पर मौजूद है क्या उससे खाना बन जाएगा। जियोंग कहती है कि चाहे खाना कम हो लेकिन अगर मेहमान की पसंद का बनाया जाए और उसको अच्छी मेहनत से बनाया जाए तो एक अच्छी उम्मीद रहती
है। जरूरी तो नहीं कि अच्छा ही सामान इस्तेमाल करने से अच्छा खाना बने। खिलजिम कहती है कि क्या बात है। राज्यपाल कहते हैं कि इस बात का ध्यान रखना, जो कुछ तुमने कहा है इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है और अगर कुछ गलत होता है तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। तो जियोंग कहती है कि क्या कहा, जान? ठीक है, लेकिन मेरी भी फिर एक शर्त है, अगर हमारा बनाया हुआ खाना मेहमानों को पसंद आता है तो आपको हम सबको आजाद करना होगा। तो राज्यपाल कहते हैं कि ठीक है, अब तुम मेरे पीछे आओ। फिर राज्यपाल जियोंग को बताते हैं कि आज के जो मेहमान हैं वो इतने ताकतवर हैं कि अगर वो चाहे तो आसमान से परिंदों को भी जमीन पर बुला लें। और फिर वो जियोंग को मुख्य शाही सगी और उनके ससुर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि खाना चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन वो उसमें से कोई ना कोई गलती निकाल लेते हैं और जियोंग के नाम पर उन्होंने बहुत से खानदानों को बर्बाद भी किया है। या तो सबको उनकी बात माननी पड़ती है या फिर अच्छी खासी घूस देनी पड़ती है, वरना सबका अंजाम बेरहमी से होता है। राज्यपाल कहते हैं कि इतना काफी है। जियोंग कहती है कि वो हर खाने से गलती निकालते हैं, कितने घटिया इंसान हैं। अब मौका अच्छा है, उन्हें बताना ही होगा, खाना बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। राज्यपाल कहते हैं कि 4 लोगों का खाना है तो जल्दी शुरू करो। जियोंग कहती है कि बस तुम अपने वादे को याद रखना। फिर जियोंग वापस अपने किचन में आती है, सभी औरतों को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मेरी बात सुनो। सभी औरतें जियोंग का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने हमारे लिए स्टैंड लिया। तो जियोंग कहती है कि कोई बात नहीं, किसी को तो बोलना ही था, आखिरकार अब हम सबको यहाँ से बाहर भी तो निकलना है। तो फिर बताओ, आप लोगों को मेरी बात मानने में कोई मसला तो नहीं है ना? तो सभी औरतें कहती है कि नहीं नहीं, हमें आपकी बात मानने में कोई मसला नहीं है, या तो करेंगे या फिर मरेंगे। जियोंग अपने बावर्ची खाने से लाया हुआ सारा सामान देख रही होती है, लेकिन कहती है कि जो मेन चीज है वो हमारे पास नहीं है। फिर इतने में ही जियोंग को मीट भी मिल जाता है। खिलजिम जियोंग के पास आती है और कहती है कि आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये मुझे एक मटके में छुपा हुआ मिला था और मैंने इसे सूंघकर निकाल लिया। तो जियोंग कहती है कि तुम्हारी नाक की शक्ति तो बहुत कमाल की है। फिर जियोंग इन सबसे कहती है कि आज के पकवान का नाम है एक जबरदस्त स्टेक्स। इतने में ही राज्यपाल के सिपाही कहता है कि हुजूर, क्या आपको लगता है कि ये खाना अच्छा बनाएगी? तो राज्यपाल कहते हैं कि हाँ, उसकी बात में झूठ नहीं था, मुझे लगता है कि वो खाना दिल से बनाती है। राज्यपाल का सिपाही कहता है कि लेकिन मुझे इन पर यकीन नहीं हो रहा। तो राज्यपाल कहता है कि कोई बात नहीं, अगर कोई गलती भी होगी तो सजा भी इन्हें ही मिलेगी। तो राज्यपाल का सिपाही कहता है कि हाँ, ये उपाय अच्छा है। फिर राज्यपाल अपने सिपाही से पूछते हैं कि तुम्हें मियांग की खबर मिली? मियांग राज्यपाल की बेटी होती है। तो सिपाही कहता है कि जी हाँ, छोटी मालकिन आज शाम ही महल से निकल चुकी हैं और अच्छा होता अगर आप उनको मिलकर अलविदा कह लेते। तो राज्यपाल कहते हैं कि नहीं, अब वो हमारे लिए मर चुकी है। फिर हमें फ्लैशबैक में राज्यपाल की बेटी को दिखाते हैं तो रोते हुए महल से जा रही होती है। जियोंग को दिखाते हैं जो औरतों को गाइड कर रही होती है कि खाना कैसा बनाना है, लेकिन जब मीट काटने की बारी आती है तो इतना सख्त होता है कि चाकू से भी नहीं काटा जाता। जियोंग कहती है कि ये क्या, ये कैसा मांस है जो चाकू से भी नहीं कट रहा? तो अब हम क्या करेंगे, ये तो रस्सी से भी ज्यादा मजबूत है। जियोंग कहती है कि जिस भी जानवर का ये मांस है वो बहुत ज्यादा सख्त जानवर था। फिर जियोंग सोचने लगती है कि इतने कम टाइम में इतना सख्त मांस कैसे बनाए। फिर इतने में जियोंग को एक टेक्निक याद आती है जहाँ पर 55 डिग्री सेल्सियस पे मांस को 30 मिनट के लिए रखा जाता है। फिर जियोंग देखती है कि उनके पास ऑयल है या फिर नहीं, और वो खिलजिम से हाथ से बना हुआ कागज मंगवाती है। फिर हमें चौथी सगी को दिखाते हैं जो अपनी सेवक किम के साथ होती है और उससे कहती है कि क्या महाराज के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली? तो वह कहती है कि नहीं, लेकिन जब तक उनके रक्षक उनके साथ हैं उन्हें कुछ नहीं होगा। चौथी सगी कहती है कि जैसे ही कोई खबर मिले तो मुझे फौरन आकर बताना। तो सेवक किम कहती है कि ठीक है, लेकिन सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर वो मुख्य शाही सगी के बारे में पूछती है कि क्या वो गैम्बोंग पहुंच गई? सेवक किम कहती है कि जी हाँ, शायद अभी तक पहुंच गए होंगे। तो चौथी सगी कहती है कि जब मुख्य राज्यपाल अपनी ही पोती को जियोंग की वजह से घसीटते हुए ले जाते देखेगा तो उसको कैसा लगेगा, उसका घमंड से चूर चेहरा उस वक्त कैसा होगा, ये मैं देखना चाहती थी। फिर हमें दिखाते हैं कि मुख्य शाही सगे भी गुम्बियों पहुंच जाते हैं। राज्यपाल आते हैं और उनका वेलकम भी करते हैं, फिर उनको महल में आने के लिए कहते हैं। मुख्य शाही सगी अपने 2 सिपाहियों को वहाँ से इशारा करते हुए भेज देते हैं। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जो हाथ से बने हुए कागज पर पहले ऑयल लगाती है, फिर वो अपने मीट को समुद्री घास से कवर करते हुए स्टेज पर रखती है और उसे बांध देती है। खिलजिम जियोंग से पूछती है कि आपने इसको समुद्री घास से क्यों लपेटा है? जियोंग कहती है कि मांस बहुत ज्यादा सख्त है, अगर हम इसको समुद्री घास से बनाएंगे तो ये जल्दी नरम हो जाएगा। फिर जियोंग अपने हाथ से पानी का टेम्परेचर चेक करते हुए उसे 55 डिग्री तक सेट करती है और उसमें मीट रखती है। खिलजिम कहती है कि क्या हम इसको एक बार में तेज आंच पर नहीं पका सकते? तो जियोंग कहती है कि नहीं, अगर इतना सख्त मांस हमें नरम बनाना है तो सिर्फ यही एक तरीका है। खिलजिम कहती है कि आपका हाथ वो जल जाएगा। तो जियोंग कहती है कि अब थर्मामीटर नहीं है तो फिंगर सेंस पर ही यकीन करना होगा। खिलजिम कहती है कि आपका हाथ तो पूरा लाल हो चुका है। तो जियोंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ये टेक्निक बहुत बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ। फिर हमें मुख्य शाही सगी को दिखाते हैं जो सभी लड़कियों को देख रहे होते हैं और उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। कुछ ज्यादा मोटी होती है, कुछ पतली होती है, कुछ लंबी
लंबी होती हैं तो कुछ के मुंह और आंखें बड़े होते हैं। वहाँ उन्हें एक बड़ी उम्र की औरत दिखती है तो अपनी सिपाहियों से कहते हैं कि इस बूढ़ी औरत को बाहर निकालो। फिर मुखिया सगी के पिता कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी लड़की प्यारी नहीं है, तो हम महाराज के लिए किसे लेकर जाएंगे यहाँ से। मुखिया शाही सगी कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि इस गाँव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, मुझे तो लगा था कि आप उसी यहाँ पर लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो राज्यपाल कहते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं, क्या आप खुलकर बताएंगे। तो मुख्य शाही सगी पहले थोड़ा सा सोचते हैं और कहते हैं कि मुख्य राज्यपाल की पोती। तो राज्यपाल कहता है कि आप क्या कह रहे हैं हजूर, मियांग तो भी एक बच्ची है। तो मुख्य शाही सगी कहते हैं कि ये जियोंग महाराज के लिए किया जा रहा है। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जो अपना मीट निकालते हैं, उसे काट कर देखती है तो बिल्कुल अच्छे से पक चुका होता है। वहाँ पर मौजूद एक औरत मीट को चेक करती है जो कहती है कि ये कितना मजे का है। खिलजिया में इस टेक्निक के बारे में पूछती है तो जियांग कहती है कि इसे हम सुवेद टेक्निक कहते हैं। तो जियोंग कहती है कि अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ है और उन सबको सूखी घास लाने के लिए कहती है। फिर हमें मुख्य शाही सगी को दिखाया जाता है जो लड़कियों से बातें कर रहे होते हैं, उनकी उम्र उनसे पूछ रहे होते हैं। इतने में ही बाहर से राज्यपाल की सिपाहियों की आवाज आती है कि आपका खाना लग चुका है। तो राज्यपाल मुख्य शाही सगी से कहते हैं कि मेरे ख्याल से मैं पहले खाना खा लेना चाहिए। फिर हमें मुख्य राज्यपाल को भी दिखाते हैं, वो इन दोनों से कहते हैं कि आप लोग आराम से बैठ के, आप लोग बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे। और फिर वो मुख्य शाही सगी और इम सियोंग से पूछते हैं कि महाराज की तबीयत कैसी है। तो इनसे कहते हैं कि मुख्य राज्यपाल क्या आपको सच में नहीं पता, आपने चौथी शाही सगी को जो हटाने की बात की है उसने महल में हलचल मचा दी है। तो मुख्य शाही सगी कहते हैं कि ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, आप भी क्यों इनको शर्मिंदा कर रहे हैं, वैसे महाराज इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो मुख्य राज्यपाल कहते हैं कि हाँ, पर शायद इसी वजह से उन्होंने आप लोगों को यहाँ भेजा है। तो मुख्य शाही सगी कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये दोनों बातें बहुत ही अलग अलग है। तो इमसो कहते हैं कि इतने लंबे सफर के बाद हमें इतनी भूख लगी है और अभी तक हमारे सामने सिर्फ नाश्ता ही पड़ा हुआ है। तो राज्यपाल कहते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा, हम अगली बार ध्यान रखेंगे। तो मुख्य राज्यपाल हंसते हैं और कहते हैं कि आप लोग कितना साफ बोलते हैं और अपने सेवक से कहते हैं कि खाना लगाओ। जैसे उनके सामने खाना आता है तो मुख्य शाही सगी खाने को देखकर हंसने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम ऐसा खाना नहीं खा सकते। फिर वो उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि लगता है कि आप लोगों ने हमें बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया है। तो राज्यपाल कहते हैं कि पिछली रात हमारे बावर्ची के साथ कुछ मसला हो गया था, इसलिए हमें नया बावर्ची रखना पड़ा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी गलती हो गई है। तो मुख्य राज्यपाल कहते हैं कि हमसे ही गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। इमसो कहता है कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, आपने खुलेआम हमें नीचे दिखाया है। मुख्य शाही सगी कहते हैं अगर आपको माफी चाहिए तो आपको बदले में कुछ और देना होगा। तो मुख्य राज्यपाल कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप साफ साफ बताएं। तो राज्यपाल कहते हैं कि जिस रसोइये ने खाना बनाया है मैं उसे अपने हाथ से सजा दूंगा, तो आप लोग ज्यादा गुस्सा ना कीजिए। इमसो कहता है कि मेरा आप क्या करने वाले हैं। तो राज्यपाल सिपाहियों से कहता है कि सभी बावर्चियों को यहाँ पर लेकर आओ। फिर हमें जियों को दिखाते हैं जो सोच रही होती है कि अब मुझे बस यही सोचना होगा कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी, पता नहीं मैं कैसे जोश की में फंस गई, लेकिन मैं हाथ में हाथ धरे नहीं बैठ सकती। फिर वहाँ पर सभी सिपाही आ जाते हैं और सभी औरतों को खींचते हुए वो बाहर ले जाते हैं। राज्यपाल सभी औरतों से कहते हैं कि खाना बनाते हुए उसी महल की परंपरा को फॉलो करते हुए खाना बनाना चाहिए, वो भी बिना खाने को जाया किए। तो आखिर तुम लोगों ने ऐसा खाना कैसे बनाया, तुम लोगों को इस जुर्म की वजह से कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो जियोंग देखती है कि लोगों ने खाना नहीं खाया होता तो वो कह रही है कि ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तो जियोंग कहती है कि देखिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी तक खाने को चखा नहीं है, और अगर बिना खाने को चखे आप उसके लिए राय बांधेंगे तो मेरे ख्याल से ये नाइंसाफी है। इस खाने में कुदरत की सादगी और सच्चाई समाई हुई है। तो इतने में मुख्य शाही सगी कहते हैं कि ये कितनी बदतमीज लड़की है और तुमने कहा कि इसमें कुदरत की सादगी समाई हुई है, तो मुझे बताओ, लेकिन अगर तुमने बेतुक की बात की तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो जियोंग सोचती है कि खाने का मजा तब तक है जब तक कि वो गर्म है, तो पहले इनको खिलाना चाहिए। तो जियोंग कहती है कि हुजूर आप लोग पहले खाना चख लीजिए, क्योंकि खाने के बारे में हम पता तभी लगा सकते हैं जब हम उसे खा कर देखते हैं। तो इनसे गुस्से से बोलने लगता है कि गुस्ताख लड़की, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई। तो मुख्य शाही सगी मुख्य राज्यपाल से कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छी चाल चली है, तो फिर क्यों ना मैं भी अपनी बात आपको बता ही दूं। तो मुख्य शाही सगी अपने सिपाहियों से चिल्लाते हैं कि उसे लेकर आओ। इतने में सिपाही मियांग को ले आते हैं जो मुख्य राज्यपाल की पोती होती है। राज्यपाल अपनी बेटी के पास आते हैं और रोने लगते हैं। मुख्य राज्यपाल कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। मुख्य शाही सगी कहते हैं कि क्या हुआ, क्या आपको मेरा ये दिया हुआ तोहफा पसंद नहीं आया। तो अगर ये लड़की सच बोल रही है और ये खाना अच्छा हुआ तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन अगर खाना अच्छा ना हुआ तो आज रात आपकी पोती हमारे साथ जाएगी। और फिर अपना मेडल दिखाते हैं और कहते हैं कि ये जियोंग पत है, यानी कि शाही आदेश। फिर जियोंग सोचती है कि ये है इमसोंग जे, महाराज का सबसे बड़ा चमचा। मुख्य राज्यपाल गुस्से से कहते हैं कि आप लोगों को लगता है कि आप लोग ये सही कर रहे हैं, एक बुजुर्ग मंत्री को इस तरह से धमकाना और बिना इजाजत के उसकी पोती को यहाँ से लेकर जाना, क्या आपको खुद को इंसान कहते हुए शर्म नहीं आती। तो इमसोंग मुखिया राज्यपाल से कहते हैं कि देखिए आप जरा सोच
समझ के बोलिए, ये ना हो कि आपका पूरा खानदान ही खत्म हो जाए। मुख्य शाइस्तगी कहते हैं कि मैंने आपकी सारी बातों को इग्नोर किया। जैसा कि इस बदतमीज लड़की ने कहा, अगर मुझे ये खाना पसंद आया तो मैं यहाँ से ऐसे चला जाऊंगा जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसलिए आप भी आराम से बैठ जाए। तो मुख्य राज्यपाल बैठ जाते हैं। राज्यपाल उन्हें कहते हैं कि अब वक्त है कि आप इसे खुद चक्कर फैसला करें। तो मुख्य शाइस्तगी कहते हैं कि लेकिन उससे पहले जिस बदतमीज लड़की ने ये खाना बनाया है उसे भी काबू में करना होगा। जियोंग सोचने लगती है कि ये मैं कहाँ फंस गई, मैंने तो बस एक खाना ही बनाया है। मुख्य शाइस्तगी कहते हैं कि जैसा कि तुमने कहा कि इसमें कुदरत भी मौजूद है, तो अगर ऐसा ना हुआ तो क्या तुम अपना सर कटवाने के लिए तैयार हो? जियोंग कहती है कि वैसे भी तो सब कुछ दांव पे ही लगा हुआ है, मेरा स्टेक भी अच्छा बना था। तो कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो मुख्य शाइस्तगी सोंगजे और इंसियों दोनों खाना खाते हैं। वो दोनों बहुत ही मजे से खाना खा रहे होते हैं। उन दोनों को ऐसे खाना खाते हुए देखकर जियोंग भी कॉन्फिडेंट होकर बैठ जाती है। तो मुख्य शाइस्तगी खुद भी कंट्रोल करते हुए खाने को छोड़ते हैं और कहते हैं कि कैसा है ये खाना, ये तो सिर्फ एक आम मान से बना हुआ खाना है। तो ये बात सुनके मुख्य राज्यपाल भी खाने को झकते हैं और उन्हें खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर मुख्य शाइस्तगी जियोंग से कहते हैं कि अब बताओ अब तुम क्या कहना चाहोगी? तो जियोंग कहती है कि दिखने में तो ये एक आम सा मांस लगता है, लेकिन हमने इसमें इस इलाके की सारी चीजें डाली हैं। फिर जियोंग उस इलाके की चीजों के बारे में बताती है जो उसने अपने खाने में इस्तेमाल की होती है, और फिर कहती है कि इन चीजों के इस्तेमाल के बाद आप हमें कैसे कह सकते हैं कि हमने इस इलाके की कुदरती चीजें इस्तेमाल नहीं की हैं? तो मुख्य शाइस्तगी कहते हैं कि तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन खाने में हमें ये चीजें महसूस नहीं हो रही हैं। तो मुख्य राज्यपाल गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, इस खाने में ऐसा स्वाद है जो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा, और मेरे सामने बैठकर तुम इसलिए बातें बना रहे हो ताकि तुम मेरी पोती को यहाँ से ले जा सको। और फिर मुख्य राज्यपाल भी अपनी तलवार को निकाल लेते हैं। जियोंग सोचती है कि मुझे पता था जियोंग की वजह से ये कभी भी अच्छा फीडबैक नहीं देगा। मुख्य राज्यपाल ने तलवार पकड़ी होती है और कहते हैं कि तुम जैसे सांपों का गला मैं खुद काटूंगा। फिर राज्यपाल मुख्य राज्यपाल के पास आते हैं और कहते हैं कि पिताजी आप प्लीज ऐसे ना करें, ये मेरी गलती है। तो मुख्य शाइस्तगी कहते हैं कि कितना घटिया परिवार है। मुख्य राज्यपाल भी रोते हुए अपनी तलवार को छोड़ देते हैं। राज्यपाल अपने सिपाहियों से कहते हैं कि देख क्या रहे हो, इस लड़की को खत्म कर दो। तो वहाँ की सभी औरतें चिल्लाने लगती है कि नहीं नहीं तुम लोग ऐसा मत करो। जियोंग भी सोचने लगती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या अब मैं जोशी में मरने वाली हूँ? ऊपर वाले प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे बचा लो। सिपाही आकर जियोंग को पकड़ने लगते हैं तो जियोंग कहती है कि नहीं ऐसा मत करो। मुख्य शाइस्तगी कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जियोंग कहती है कि तुम एक झूठे इंसान हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा खाना बहुत ही अच्छा बना था, तुम एक बेईमान इंसान हो। राज्यपाल के सिपाही सर काटने के लिए जियोंग को पकड़ लेते हैं। जियोंग उनसे कह रही होती है कि नहीं ऐसा मत करो, तुम लोग मुझे छोड़ दो। इतने में वहाँ से महाराज उन्हीं की आवाज आती है कि रुक जाओ। महाराज उन्हीं वहाँ पर आते हैं तो सभी लोग झुक जाते हैं। महाराज उन्हीं जियोंग के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि जो तुम कह रही हो अगर वो सच है तो इस खाने को मैं खुद टेस्ट करना चाहूंगा। जियोंग सोचती है कि ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। जियोंग पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर महाराज यूनी होते हैं। तो कहती है कि ये क्या, ये तो महाराज है। तो महाराज यूनी उसे कहते हैं कि चलो उठो डायन। फिर जियोंग को महाराज के साथ की हुई सारी बदतमीजियां याद आती हैं और फिर वो अपने डैड को याद करती है और कहती है कि डैड मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। महाराज यूनी कहते हैं कि पछताने से कुछ नहीं होगा, जो गुस्ताखी तुमने की है उसकी सजा तुम्हें मिलके रहेगी। और जियोंग का हंसना रोना दोनों एक साथ होता है। और फिर महाराज उन्हीं के सामने खाना पेश किया जाता है और फिर वो खाना देखकर कहते हैं कि ये तो देखने में अच्छा लग रहा है। और फिर वो जियोंग से कहते हैं कि पहले तुम आओ और खाकर दिखाओ। तो जियोंग महाराज उन्हीं के पास आती है और खाती है। इतना ही मुझे याद आता है कि ये तो जोशियों का महाराज है और जोशियों का महाराज खाने का बहुत ज्यादा शौकीन है, तो ये मुझे जरूर अच्छा फीडबैक देगा। तो महाराज उन्हीं कहते हैं कि तुम मुझे ज्यादा उम्मीदें मत लगाना, अगर पहले के चावल की तरह ये मजेदार ना हुआ तो फिर तुम देख लेना। और फिर महाराज उन्हीं खाना खाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर वो जियोंग से पूछते हैं कि तुमने ये कैसे बनाया। तो जियोंग कहती है कि अगर मैं आम लफ्ज़ों में कहूँ तो मैंने इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए खास आइटम का इस्तेमाल किया है जो इसके टेस्ट को और ज्यादा उभारती है। फिर महाराज उस खाने की छोटी छोटी चीजों को बताते हैं कि उसमें क्या क्या शामिल किया गया है और कहते हैं कि मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। जियोंग भी खुश होने लगती है कि अब मैं बच गई। महाराज उन्हें कहते हैं कि मुझे बहुत दिनों बाद कोई खाना अच्छा लगा है। और फिर मुख्य शाइस्तगी से कहता है कि अगर ये खाना इतना ही मजे का था तो आप इसमें नुक्स क्यों निकाल रहे थे। तो मुख्य शाइस्तगी कहते हैं क्योंकि ये खाना उस महाराज के लिए जो सारी दुनिया पर राज करता है, मेरे जैसे एक आम आदमी इस बात की पहचान नहीं कर सकता। जियोंग सोचती है कितना मक्खन लगा रहा है और कहती है कि कुछ देर पहले तो आप इसी खाने की बुराइयां कर रहे थे। महाराज उन्हें कहते हैं कि आज तुमने मुझे 2 बार हैरान किया है। और फिर वो सोचते हैं कि जब जियोंग उन्हें कह रही थी कि मैं एक शेफ हूँ, शेफ यानी कि बावर्ची, तो महाराज उन्हें कहते हैं कि हाँ मुझे याद आया, तुमने कहा था कि तुम किसी शेफ की बावर्ची हो। तो जियोंग कहती है कि हाँ मैं शेफ हूँ बावर्ची। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारे टैलेंट को देखकर समझ आ ही गया। और फिर वो जियोंग से पूछते हैं कि रसोई का काम तो एक मर्द के लिए कहा गया है, फिर तुम एक औरत होते हुए बावर्चन
कैसे बनी। जियोंग सोचती है कि बैठे बैठे इसने इंटरव्यू भी शुरू कर दिया और फिर कहती है कि दरअसल मेरे पिता को खाना बनाना बहुत पसंद था और फिर इसी तरह ही करते करते बस मैं बावर्चन बन गई, शायद मेरी यही किस्मत थी। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत, क्या तुम्हें कभी इस बात का अफसोस हुआ कि तुमने ये रास्ता क्यों चुना। तो जियोंग कहती है कि नहीं, कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जैसे कि एक राजा होना। एक राजा अपने साथ बहुत सारे सुख लाता है लेकिन साथ में थोड़े दुख भी लाता है। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी बात तो सही है। जियोंग कहती है कि जब आप जैसे महाराज मेरे खाने की तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर महाराज पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है कि योन जियोंग। तो महाराज कहते हैं ओ योन परिवार, तुम्हारी उम्र क्या है। तो जियोंग कहती है कि 27 साल। तो महाराज कहते हैं कि क्या कहा 27 साल, लेकिन तुम देखने में तो इतनी बड़ी नहीं लगती, और क्या तुम्हारा कोई पति है। तो जियोंग कहती है कि अरे नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। तो महाराज कहते हैं कि क्या कहा 27 साल की हो गई हो और अभी तक शादी नहीं हुई। तो जियोंग कहती है कि नहीं महाराज, आप जैसे सोच रहे हैं वैसा नहीं है। और फिर महाराज जियोंग से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। जियोंग सोचने लगती है कि इनको मैं सच बताऊं या ना बताऊं, वैसे भी ये कौन सा मेरी बात पर यकीन करने वाले हैं। जियोंग कहती है कि पता नहीं आप मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं आज से 500 साल बाद की दुनिया से आई हूँ। तो महाराज कहते हैं कि अच्छा। तो जियोंग सोचने लगती है कि क्या इसको मेरी बात पर यकीन आ गया है। महाराज कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं आज के लिए तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। जियोंग कहती है क्या सच में आपको मेरी बात पर यकीन आ गया। महाराज कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, लेकिन तुम्हारे खाने ने आज तुम्हारी जान बचा ली। तो जियोंग सोचने लगती है कि इसको तो मैं पागल लगती हूँ। सही बात है, इसको भी यकीन कैसे आएगा, अभी तक मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। जियोंग कहती है कि मुझे पता है इस बात पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं किसी और जगह से आई हूँ जिसका नाम कोरिया है। तो इनसे वो जियोंग कहते हैं कि चुप करो, महाराज के सामने अपनी आवाज ऊंची नहीं करते। तो जियोंग कहती है कि ठीक है, मत करो मुझ पर यकीन, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मुखिया शाही सगी कहते हैं कि चलो बहुत हुआ, अब वापस अपनी जगह पर जाओ। जियोंग महाराज की तरफ देखती है, जिन्हें हाँ में इशारा करते हैं। तो जियोंग अपनी जगह पे आने लगती है और कहती है कि तुम लोगों को जो भी सोचना है सोचो, लेकिन कम से कम मेरे खाने के बदले में मुझे रिहा तो कर दो। तो महाराज उन्हीं मुखिया शाही सगी को आवाज देते हैं। तो जियोंग को लगता है कि शायद वो उसको छोड़ने वाले हैं और वो बहुत ही उम्मीद से महाराज की तरफ देख रही होती है। तो महाराज कहते हैं कि इस बावर्चन को कैद किया जाए और कल इसको महल में पेश किया जाए। तो जियोंग सोचने लगती है कि अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, यानी कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले। मुखिया शाही सगी महाराज से पूछते हैं कि हम मुखिया राज्यपाल की पोती का क्या करें। तो महाराज कहते हैं कि उनको भी कल महल में पेश किया जाए। उनकी बात सुनकर मुखिया राज्यपाल इस वक्त बोलना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल उन्हें रोक देते हैं। तो जियोंग सोचती है कि वो लड़की नहीं, ये तो गलत बात है। और मुखिया राज्यपाल होंग की पोती, कहीं ये वही वाक्य तो नहीं जिसने बगावत की चिंगारी जलाई थी। महाराज उन्हीं सबसे कहते हैं कि अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, अब मैं थोड़ा थक गया हूँ। सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तो मुखिया राज्यपाल होंग राज्यपाल से अपना हाथ छुड़वाते हैं और वहीं बैठे रहते हैं। जियोंग महाराज से बात करना चाहती थी, लेकिन मुखिया शाही सगी ने उसे कहा कि जल्दी यहाँ से चलो। जियोंग कहती है कि किसी ने सही कहा है, जो बोगे वही काटोगे, कोई शक नहीं कि बगावत हुई, इसकी करतूतें ही ऐसी थी। महाराज उन्हें मुखिया राज्यपाल होंग को वहाँ बैठे हुए देखते हैं तो पूछते हैं कि आप अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बात है, क्या आपको कोई बात करनी है मुझसे। तो मुखिया राज्यपाल होंग कहते हैं कि अगर आपके पिता यहाँ पर जिंदा होते तो उन्हें आप पर शर्म आती। तो महाराज का वॉरियर डू अपनी तलवार निकाल लेता है और मुखिया राज्यपाल के सामने कर देता है। महाराज उससे कहते हैं कि अपनी तलवार को नीचे करो। मुखिया राज्यपाल होंग गुस्से से बोलने लगते हैं कि आपका राज्य भी टूट गया है, आपकी सल्तनत के लोग भी आपसे छूट गए हैं और आप ऐसे बैठे हुए हैं। मंत्रियों से आप गुस्से से बोलते हैं और आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। मंत्री आपको तो सुकून से देखते भी नहीं है और आपकी प्रजा आपके सामने सर नहीं झुकाती है। क्या आप इन सब के बारे में नहीं पता। तो महाराज उन्हें गुस्से से खड़े होते हैं और मुखिया राज्यपाल होंग से कहते हैं कि क्या कहा आपने, जरा दोबारा कहना। मुखिया राज्यपाल होंग महाराज से कहते हैं कि महाराज आप अपने राज्य को दोबारा लेकर आए, आप फिर से अपनी शान में वापस आए और उस औरत को सजा दें जो आपकी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। महाराज उन्हें अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या कहा, अब जरा फिर तुम दोबारा कहकर दिखाओ। मुखिया राज्यपाल होंग रोने लगते हैं। तो महाराज कहते हैं कि अब बात तुम्हारी जब पोते की आई है तो तुम्हें अपनी प्रजा की फिक्र सताने लगी है और तुमने अपने राजा के बारे में क्या कहा। तो मुखिया राज्यपाल होंग कहते हैं कि महाराज इससे बेहतर है कि आप मेरी जान ले लीजिए। महाराज उन्हीं कहते हैं कि अपने परिवार के लिए चाहकर भी कुछ ना कर पाने का दुख अब तुम्हें समझ आएगा। और फिर महाराज सोचने लगते हैं कि अब मैं तुम्हें एक लंबी सजा दूंगा और तुम्हें ये सजा गुजारनी होगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने अपनी जान ली थी। यहाँ पर हमें पूरी बात नहीं बताई जाती है कि मुखिया राज्यपाल होंग उनकी माँ की मौत के जिम्मेदार कैसे हैं। महाराज अपने सिपाहियों को आवाज देते हैं और कहते हैं कि मुखिया राज्यपाल होंग ने मेरी बेइज्जती की है, तो उन्हें यहाँ से ले जाओ और जेल में डाल दो। महाराज कहते
कहते हैं कि इन्हें मेरी आंखों से दूर ले जाओ और होम ब्योंग की जेल में इन्हें कैद कर दो। फिर हम देखते हैं कि महाराज इन सब की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। फिर हमें जियोंग और किलकिम को दिखाते हैं। किलकिम कहते हैं कि आप तो कह रही थी कि महाराज को आपका बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो जियोंग गुस्से से बोलती है कि सुना तो मैंने भी यही था, उसने कहा था कि उसने आज तक ऐसा खाना कभी नहीं खाया है। तो किलकिम कहती है कि फिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, उन्होंने हमें इस तरह से कैद करके क्यों रखा है, बाकी सबको उन्होंने छोड़ दिया है। तो जियोंग कहती है कि मेरा दिल तो करता है कि मैं उस कमीने की हड्डियां तोड़ दूं। तो किलकिम कहती है कि नहीं नहीं शांत हो जाइए, तो कोई तरकीब सोचते हैं। तो जियोंग कहती है कि नहीं, वो हमें कल महल ले जाएगा, मामला बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, वहाँ जाने से पहले मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा और फिर मुझे वापस भी जाना है। तो किलकिम कहती है कि आपको कहाँ जाना है। जियोंग कहती है कि वहाँ जहाँ से मैं आई हूँ, मुझे अपने घर जाना है। तो किलकिम कहती है कि आप कहाँ से आई हैं, आप मुझे बताएं। तो जियोंग कहती है कि देखो किलकिम बहना, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। मैं तकरीबन आज से 500 साल बाद के फ्यूचर से आई हूँ। तो किलकिम कोई भी जवाब नहीं देती। तो जियोंग कहती है कि मैं भी क्या कह रही हूँ, छोड़ो इसे। तो किलकिम कहती है कि नहीं नहीं, मैं आपकी बात पर यकीन करती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मुझे याद है जब आपसे मैं पहली बार मिली थी तो आपसे जो खुशबू आ रही थी वो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी थी, और तो और आपने जो पकवान बनाए वो भी हमने पहले कभी नहीं खाए हैं, तो फिर इसलिए मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है। तो जियोंग कहती है क्या सच में। तो किलकिम कहती है कि हाँ। तो जियोंग कहती है कि मैं फ्रांस से अपने घर वापस प्लेन में कोरिया जा रही थी, फिर इतने में वहाँ पर सूरज ग्रहण हुआ, मेरे ऊपर कॉफी गिर गई, मैं कॉफी साफ करने के लिए वॉशरूम गई और वहाँ जाके मैंने एक किताब पढ़ी, मांगन रॉक। जैसे कि मैंने उसका पहला पेज पढ़ा और वैसे ही मैं यहाँ पर आ गई। तो जियोंग चिल्लाती है कि अरे वो किताब अभी कहाँ है। फिर जियोंग सोचने लगती है कि उसका बैग कहाँ है। इतने में उसको याद आता है कि जब महाराज के साथ वो पहाड़ से नीचे गिर रही थी तो उसने पहाड़ पर निकली हुई एक टहनी से अपने बैग को लटके हुए देखा था। फिर जियोंग किलकिम से कहती है कि देखो मुझे भी कुछ खास एहसास हुआ है, मेरे पास एक बहुत ही खास किताब थी जिसका नाम था मांगन रॉक, और वो मुझसे खो गई और मुझे याद है कि वो मेरे बैग में थी, और देखो तुम्हें याद है तुम मुझे एक पहाड़ के पास लेकर जाने वाली थी, वहीं पर मेरा बैग और वो किताब है। तो किलकिम कहती है कि लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर हमें महाराज जुन्नी को दिखाते हैं जो चांद को देख रहे होते हैं। इतने में ही पीछे से मुखिया शाह सकी सोंगजी आ जाते हैं। महाराज उनको देखकर डर जाते हैं तो कहते हैं कि तुम इस तरह से पीछे से क्यों आए। तो सोंगजी कहता है कि महाराज बाहर बहुत ठंड है तो आप अंदर चले जाएं। तो महाराज जुन्नी कहते हैं कि सोंगजी देखो अभी हम दोनों ही हैं तो आप खुल के बात करें। तो सोंगजी कहते हैं कि नहीं महाराज, और फिर महाराज अपने पंखे से सोंगजी को मारते हैं तो वो अपने आप को बचा लेते हैं और कहते हैं कि बहुत स्लो हो गए हो तुम। फिर वो दोनों अपने हैंड फ्रेंड से तलवारबाजी करते हैं। तलवारबाजी के बाद महाराज सोंगजी से कहते हैं कि आप जियोंग और उसके साथ जो लड़की थी उनको छोड़कर होंगबियों से जितनी भी लड़कियां आपने पकड़ी हैं उन सबको छोड़ दें। तो सोंगजी कहता है कि क्या, तो इसका मतलब है कि आप मुख्य राज्यपाल की पोती को भी यहाँ से नहीं लेकर जाना चाहते। तो महाराज कहते हैं कि नहीं, और वैसे भी अब वो हमारी सरकारी नौकर बन ही जाएगी। तो सोंगजी कहता है कि महाराज क्या आपको छियोंगसा पसंद नहीं आ रहा। तो महाराज कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्हें जियोंग की बात याद आती है जब जियोंग उन्हें कहती है कि कौन सा वंश आगे बढ़ाने की तुम बात कर रहे हो, वो सिर्फ एक लड़की बाज था और कुछ नहीं। महाराज कहते हैं कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जियोंग इसलिए करता था ताकि मैं अपनी माँ का बदला ले सकूं, और अब मुख्य राज्यपाल की पोती को सजा देकर मुझे ये बात समझ आ गई है। सोंगजी कहता है कि अगर आप जियोंग छोड़ देंगे तो राजमाता को इस बात का शक हो जाएगा कि आप पहले बदला ले रहे थे। तो महाराज कहते हैं कि नहीं, वो इतने छोटे से मुद्दे पर इतना ध्यान नहीं देंगी, और वैसे भी आज मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। तो सोंगजी खड़ा होता है, कहता है कि फिर क्यों ना आज आपकी जगह मैं कुछ करूं। तो महाराज हंसते हैं और कहते हैं कि अच्छा मजाक कर लेते हो, और फिर हमें दिखाते हैं कि जियोंग के पास राज्यपाल आते हैं और कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ, तुमने खाना अच्छा बनाया था इसलिए मैं तुम्हें रिहा कर रहा हूँ। तो जियोंग कहती है कि तुम सच में हमें छोड़ना चाहते हो ना। फिर वो उन दोनों को जेल से बाहर निकाल लेते हैं, रोशनी के लिए एक लैंप देते हैं और उन्हें रास्ता बताते हैं। जियोंग जाने लगती है और फिर रुक जाती है और कहती है कि जरा सुनिए, पता नहीं ये बात आपको कैसी लगेगी लेकिन उस तानाशाह को उसकी सजा जरूर मिलेगी जो वो कर रहा है। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो शराब पी रहे होते हैं। इतने में उनके पास सोंगजी आते हैं और कहते हैं कि महाराज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिन
दो लड़कियों को आपने कैद किया था वो कैद से भाग चुकी हैं। तो महाराज कहते हैं कि ये तुमने क्या कहा। फिर हमें किलकिम और जियोंग को दिखाते हैं। जियोंग उससे पूछती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। तो किलकिम कहती है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। फिर वो अपने मॉम और डैड की डेथ के बारे में बताती है। तो जियोंग कहती है कि मुझे माफ करना, मेरे पूछने की वजह से तुम्हें तकलीफ हुई होगी। तो किलकिम कहती है कि आप माफी मत मांगिए, आपको थोड़ी ना पता था और ये तो अपनापन होता है। तो जियोंग कहती है कि अगर अब तुम मेरे साथ ही हो तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो किलकिम कहती है कि कहाँ। तो जियोंग कहती है कि आज से 500 साल बाद के भविष्य में। तो किलकिम कहती है क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं सच में आपके साथ जा सकती हूँ। जियोंग उससे पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारा क्या सपना है, तुम्हें क्या बनना है। हमारे वक्त में मेहनत करने से आप जो चाहो वो बन सकते हो। तो किलकिम कहती है कि यानी मैं जो चाहूंगी मैं वो बन सकती हूँ। तो मैं शाही रसोई में मुखिया के पद पर काम करना चाहूंगी। तो जियोंग कहती है कि ठीक है, जब तक मैं यहाँ पर रह रही हूँ मैं तुम्हें अच्छे से खाना बनाना सिखा दूंगी। तो किलकिम कहती है कि आपने बात कर दी है तो अपनी बात से मुकरिएगा मत। और क्या आप अपने वक्त पर शाही रसोई के पद पर काम करती हैं। तो जियोंग कहती है कि नहीं, मैं तो मिशेलिन 3 स्टार शेफ हूँ। फिर वो दोनों पहाड़ पर पहुँच जाती है और जियोंग अपना बैग ढूंढने लगती है। जियोंग किलकिम को कह रही होती है कि देखो ना किलकिम, वहाँ पर रोशनी करो। इतने में ही किलकिम पीछे से किसी को देखती है और डर जाती है और जियोंग से कहती है कि पीछे देखो। किलकिम डर के मारे नीचे बैठ जाती है। जियोंग उठती है और गिरने वाली होती है और महाराज जी उसे पकड़ लेते हैं। जियोंग देखती है कि वहाँ पर महाराज और उसके सभी सिपाही आ चुके होते हैं। महाराज जियोंग के सर से फूल की पत्ती उतारने वाले होते हैं। तो जियोंग डर जाती है और कहती है कि आप प्लीज मुझे कुछ न करें, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। तो जियोंग देखती है कि महाराज ने उसके सर से सिर्फ फूल की पत्ती उतारी है तो वो हंसने लगती है। महाराज उसे कहते हैं कि चलो अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो जियोंग कहती है कि मैं बस यहाँ पर अपना बैग ढूंढने आई हूँ। तो महाराज कहते हैं कि क्या कहा, बाग। तो जियोंग कहती है कि याद है वो चीज जो आपके तीर से नीचे गिर गई थी, और उस बैग में मैंने एक किताब थी मोंगन रॉक, और मुझे लगता है कि उसी किताब ने मुझे जोशिवेरा में पटक दिया है। तो महाराज कहते हैं कि क्या कहा, मांगन रॉक, तुम अच्छी कहानी बनाती हो। जियोंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है। अपने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे वो किताब चाहिए महाराज जी। महाराज जी ने कहते हैं कि इतनी जरूरी किताब थी कि तुमने फिर से गुस्ताखी की। जियोंग कहती है कि प्लीज वो किताब मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। महाराज देखते हैं तो उन्हें बैग नजर आ जाता है। वो अपने सिपाही को इशारा करते हैं तो वो जाकर बैग लेके आता है। जियोंग खुश हो जाती है कि मेरा बैग मिल गया। फिर जब जियोंग वो बैग पकड़ने वाली होती है तो महाराज उसको खाई में फेंक देते हैं। तो जियोंग कहती है कि बे कमीने तेरी तो। फिर महाराज उन्हें हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे पास भागने का कोई भी बहाना नहीं है। फिर जियोंग गुस्से से चिल्लाती है कि तू अपने आप को समझता क्या है बे। महाराज कहते हैं कि तुम फिर से मेरे साथ गुस्ताखी कर रही हो। तो जियोंग कहती है कि महाराज आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मेरा बैग दे दें। तो महाराज कहते हैं कि जो मैं कहूँगा तुम वो सब करोगी। तो जियोंग कहती है कि हाँ। तो महाराज एक इवल सी स्माइल देती है। तो जियोंग उन्हें हैरानी से देख रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि महाराज जियोंग को कैद करके अपने महल में लेकर जा रहे होते हैं। जियोंग कहती है कि ये हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, ये आखिर मुझे कितना तंग करेगा। किलकिम कहती है कि मैंने तो सोचा था कि महल में जा ही रहे हैं तो वहाँ की रसोई में मदद कर दूंगी, लेकिन अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये लोग हमें इस तरह से जो पकड़ के लेके जा रहे हैं। जियोंग कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तुम्हें समझ आ रही है ना मेरी। तो किलकिम कहती है कि हाँ, मैं भी आपको कुछ नहीं होने दूंगी, हम दोनों मिलकर इन सब से जरूर निपट लेंगे। जियोंग कहती है कि मैं वो मांगुन रॉक किताब हासिल करके रहूंगी। सोंगजे महाराज से पूछता है कि महाराज आप उस लड़की को अपने साथ लेकर क्यों जाना चाहते हैं। तो महाराज नहीं कहते हैं कि शायद इसलिए क्योंकि मैं उसको आसान मौत नहीं देना चाहता। फिर महाराज जियोंग को देखने लगते हैं। तो जियोंग कहती है कि अगर अभी मेरे पास गन होती तो मैं इसका भेजा उड़ा देती। तो जियोंग ने जिस तरह से अपने हाथ से गन बनाई होती है महाराज भी उसे वैसे ही करते हैं। फिर हमें चौथी सगी को दिखाते हैं जो कि गिटार प्ले कर रही होती है। फिर इतने में उन्हें प्रिंस जेसन की बातें याद आती हैं। प्रिंस जेसन चौथी सगी को बताते हैं कि महाराज के साथ एक हादसा हुआ है, उन पर किसी ने हमला किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो बच गए हैं। तो ज्योति सगी पूछती है कि ये हमला किसने किया। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि शायद वो हम में से ही कोई एक हो सकता है। ज्योति सगी कहती है क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम में से कोई एक अकेले काम कर रहा है। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि हम में से कोई एक है जिन्हें अभी सब्र नहीं हो रहा, हालांकि मैंने उन्हें सही वक्त का इंतजार करने के लिए कहा है, और अगर इनमें से भी किसी ने मेरा बनाया
बनाया हुआ प्लान खराब करने की कोशिश की तो वो भी जान से जाएगा। तो ज्योति सखी कहती है कि आप ये चाहते हैं कि इस बारे में मैं पता लगाऊं। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि नहीं, मुझे किसी पर शक है और मैंने पहले ही जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और फिर वो ज्योति सखी से कहते हैं कि महाराज की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि वो इसी तरह मंत्रियों पर गुस्सा करते रहें और अपनी माँ का बदला लेने की गुत्थी को सुलझाते रहें और उसका दिल तुम्हारी खुशबू में ही शराबोर होता रहे। प्रिंस जेसन ज्योति सखी को महल में इसलिए लाए होते हैं ताकि वो महाराज के साथ रहे, उन्हें हर वक्त उनकी माँ के बदले के बारे में याद करवाती रहे। अपनी माँ के बदले के बारे में सोचकर वो बस गुस्से में रहे और मंत्रियों पर गुस्सा करते रहे। और प्रिंस जेसन इन सभी चीजों का फायदा उठाते हुए मंत्रियों को भड़काकर महाराज की कुर्सी पर खुद बैठ जाए। और फिर वो ज्योतिषाई सगी को बताते हैं कि महाराज अब महल लौट रहे हैं और उनके साथ कोई लड़की भी है। तो ज्योतिषाई सगी कहती है कि वो जरूर मुखिया राज्यपाल होंग की पोती होगी। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि वो जो भी हो वो मरेगी। और इन सब बातों को सोचते हुए ज्योतिषाई सखी बहुत ही तेजी से अपना सांस बचाने लगती हैं। जो लड़कियां नाच रही होती हैं वो भी नीचे गिर जाती हैं। और फिर उस सांस के एक स्टिंग टूटने पर ज्योतिषाई सखी रुकती हैं। फिर ज्योतिषाई सखी वहाँ से सभी लड़कियों को जाने का कहती है और अपनी सेवकिन को बुलाती हैं और उससे पूछती है कि तुम्हें महाराज के बारे में पता चला, वो कब तक महल पहुँचेंगे। तो वो कहती है कि जिस वक्त के हिसाब से वो वहाँ से निकले हैं तो उन्हें आज दोपहर तक पहुँच जाना चाहिए। ज्योतिषाई सखी कहती है कि महाराज अपने साथ मुखिया राज्यपाल होंग की पोती को भी लेकर आ रहे हैं और मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सेवकिन कहती है कि आपकी खूबसूरती के सामने वो फीकी पड़ जाएगी। तो ज्योतिषाई सखी कहती है कि महाराज के लिए सिर्फ मैं बनी हूँ, अब तुम देखो कि इस चूहिया को मैं कैसे नचाती हूँ। फिर हमें जिया को दिखाते हैं जिसके ऊपर छोटे बच्चे पत्थर फेंक रहे होते हैं और कहते हैं कि ये डायन है। तो जिया उन्हें गुस्से से कहती है कि तुम लोग क्या चाहते हो कि एक डायन तुम लोगों को सबक सिखाए। तो किलिन कहती है कि चलो जाओ यहाँ से शैतान कहीं के, मैंने तुम लोगों के चेहरे याद कर लिए हैं, जब मैं यहाँ से छूटूंगी तो तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। महाराज के सिपाही उनके पीछे जाने लगते हैं तो वो भागते हैं। फिर जियोंग देखते हैं कि सब गाँव वाले महाराज के सामने झुके होते हैं। जियोंग कहती है कि ये सब कुछ मैं कितनी बार ही क्यों ना देख लूं, लेकिन मुझे खुद को यकीन दिलाना होगा कि मैं जोशी वगैरह में आ चुकी हूँ, तब मुझे सब कुछ ही चुपचाप सह लेना चाहिए। इतने में ही महाराज वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मेरी चीज को नुकसान पहुंचाया है, इसकी भरपाई तो उन्हें करनी पड़ेगी। तो जियोंग कहती है कि आपकी चीज, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, अब मेरी इजाजत के बिना ना तो तुम कहीं जा सकोगी, ना किसी से मिल सकोगी और ना ही किसी से बात कर सकोगी। तो जियोंग कहती है कि यानी कि अब मैं बुरी फंस गई, पहले मैं भागी थी, फिर मैं डायन बनी और अब मैं आपकी चीज बन गई, अब मेरे पास कहने को तो कोई अल्फाज ही नहीं है। फिर वो सभी महल पहुंच जाते हैं। ज्योति सगी महाराज के पास आती हैं तो महाराज कहते हैं कि सगी जी, क्या मैंने आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया। तो ज्योति सगी महाराज के गले लगती है और कहती है कि महाराज आपके आने का इंतजार करते करते मैं तो सूख के कांटा हो गई। तो महाराज कहते हैं कि अच्छा हो गया आप यहाँ पर आ गई, दरअसल मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर महाराज उन्हें ज्योतिषाई सगी को जियोंग के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये देखिए डायन। तो ज्योतिषाई सगी कहती है कि क्या कहा, क्या ये डायन है, आप इसे यहाँ लाए क्योंकि सगी ने कोई अपराध किया है। तो महाराज कहते हैं कि सही कहा, ये एक बागी है लेकिन मैं इसे मौत की सजा नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास एक कमाल की कला है। तो ज्योतिषाई सगी कहते हैं कि महाराज किस तरह से किसी लड़की को महल में लेकर आना, मेरे लिए तो ये पहली बार हुआ है। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि क्या कहा लड़की, मैंने अभी आपको बताया तो है कि ये एक डायन है। जियोंग ज्योतिषाई सगी को देखते हुए सोचने लगती है कि क्या ये वही बेरहम औरत है जिसने महाराज जिन्हीं को अपने काबू में कर लिया था और उनके नाम से लोगों पर जुल्म किया, मैं तो पागल हो जाऊंगी। तो ज्योतिषाई सगी सोचने लगती है कि ये राज्यपाल होंग की पोती नहीं है तो फिर ये कौन है। जियोंग उसके देखने से डर जाती है और कहती है कि अरे बाप रे, इसकी तीखी आंखें तो देखो, ऐसे है कि जैसे मुझे अभी खा जाएगी या फिर मुझे अभी यहाँ पर ही खत्म कर देगी। ज्योतिषाई सगी कहती है कि देखने में तो ये काफी खूबसूरत है और महाराज को जरूर इसकी खूबसूरती ही पसंद आई होगी। ज्योतिषाई सगी महाराज से कहती है कि देखने में ये बहुत खूबसूरत है और अगर इसे थोड़ा सा संवारा जाए तो ये और भी खूबसूरत हो सकती है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको महल में ले जाऊं और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसको संवरना सिखा दूं। तो महाराज कहते हैं कि नहीं, ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिसे मैं छांगवान भेजूं। ज्योतिषाई सगी कहती है कि फिर आप इसको क्यों लेकर आए हैं। जियोंग देखती
देखती है तो छोटी शायद सकी उसे घूर रही होती है। तो जियोंग कहती है कि ओ नो, मुझे लगता है अब इसका अगला शिकार मैं हूँ। फिर महाराज यूं ही जियोंग का चेहरा पकड़ते हैं और कहते हैं कि जब वक्त आएगा तब तुम माफी मांगोगी और अपनी मौत मांगोगी। तो जियोंग सोचती है कि कहीं ये मुझे टॉर्चर करने का तो नहीं सोच रहा, अभी मैं कहाँ फंस गई। और फिर यहीं पर हमारी एपिसोड 2 कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।